हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के विषय में। अभी तक हमने आप म्यूचुअल फंड की सीरीज में हमने अभी तक स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड, इंडेक्स फंड, मिड कैप फंड, इन सब फंड्स के ऊपर डिस्कस किया था, इन सब फंड्स के ऊपर बात की थी। आज के इस वीडियो में थोड़ा अलग चलते हैं और लार्ज एंड मिड कैप के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम आपको कुछ अच्छे फंड भी बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि लार्ज एंड मिड कैप फंड क्या होते हैं और किस तरीके से ये आपके लिए एक बेनिफिशियल ऑप्शन हो सकता है। देखिए, लार्ज एंड मिड कैप फंड ये एक तरीके से अगर हम देखें तो थोड़ा-सा एरिया ब्रॉड हो जाता है। यहाँ पे आप लार्ज कैप और मिड कैप इन दोनों में आप इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा-थोड़ा पैसा। तो ये उन लोगों के लिए ये थोड़ा-सा रिस्की भी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो जाता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो आपको थोड़ा-सा रिस्क यहाँ पे लेना पड़ जाता है। अब जैसे कि लोग लार्ज कैप में जाते हैं या फिर इंडेक्स फंड में जाते हैं, तो वो इसीलिए इंडेक्स फंड या फिर लार्ज कैप फंड में जाते हैं, क्योंकि उनको रिस्क कम लेना होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं कि वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकें। तब यहाँ पे आ जाती है 2 तरीके के फंड हमारे पास आते हैं, एक होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरे हो जाते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड। आज की इस वीडियो में हम लार्ज एंड मिड कैप की बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो कि थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, हाई रिस्क अगर हम कहें तो यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क हाई हो जाता है और रिटर्न भी उतना ही आपको ज़्यादा मिलता है। तो जो लोग भी रिस्क लेने के लिए थोड़ा कैपेबल हैं या यंग जनरेशन के हैं, अगर हम देखें तो एज वाइज़ अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी एज 30 टू 40 इयर्स के बीच में है या 25 टू 40 इयर्स के बीच में है, तो बिल्कुल आप लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है। इंडेक्स फंड किनके लिए अच्छे होते हैं? इंडेक्स फंड जिनकी एज जो है 40 एबव है। वो लोग इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में सभी लोग कर सकते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की कोई मैं यहाँ पे कैटेगरी डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे सोच लें कि मैंने आपको कैटेगरी डिसाइड कर दी कि आप 40 एबव हैं तो आप इंडेक्स में कर सकते हैं। क्योंकि 40 एबव में आपकी रिस्क कैपेबिलिटी उतनी कम हो जाती है। इस वजह से अगर आप इंडेक्स फंड में जाएँगे तो आपको थोड़ा-सा कम रिस्क लेना पड़ेगा। आप एक सेफ ज़ोन में रह के अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, एफडी से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। क्योंकि 40 अबव के बाद आपके पास ऑप्शन एफडी का रह जाता है कि आप एफडी में इन्वेस्ट करिए, 6-7% का रिटर्न लीजिए और सुकून से बैठिए। लेकिन अगर वहीं पे आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है, 10% या 15% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि एफडी से 3-4% ज़्यादा है, तो क्या बुराई है इसमें? जो कि आप सेफ भी हैं उसमें पैसा आपका। तो यहाँ पे आप इंडेक्स फंड में जा सकते हैं और बाकी अगर आप यंग जनरेशन में हैं, तो भी आप इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। लेकिन लार्ज एंड मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे एक आइडल एज की अगर मैं बात करूँ तो 25 टू 40 के बीच में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि लार्ज एंड मिड कैप फंड क्या होते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने की आइडल एज क्या होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब हम फंड्स की तरफ बढ़ते हैं और फंड्स को डिस्कस करते हैं। आज की लिस्ट में जो हमारे पास पहला फंड है, वो है एडलवाइज़ लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एनएवी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 97.31 इसकी एनएवी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें तो ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। मतलब यहाँ पे 250 कंपनीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और रिटर्न इसने 17.46 का रिटर्न इसने दिया है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है। बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की तो 0.44% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, जो कि कंपैरेटिवली अगर हम इसके कैटेगरी एवरेज की बात कर लेते हैं तो इससे काफ़ी कम है। और अगर हम बात करें इसके फंड साइज़ की तो 3,645 करोड़ का फंड साइज़ हो जाता है। रिटर्न में अगर हम देखें तो 1 साल में 34.05, 3 साल में 16.98 और 5 साल में 22.76 का यहाँ पे रिटर्न यानी सीएजीआर देखने को मिला, जो कि लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं। ये फंड लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 97.66% का पैसा इन्वेस्टेड है, डेट में 2.37% का पैसा इन्वेस्टेड है। यानी इक्विटी और डेट में ये पैसा अपना एलोकेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास सारी जानकारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप किसी फंड को बेहतर समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ यहाँ पे सारी जानकारी साझा करता हूँ। यहाँ पे बहुत से लोगों का सवाल होगा कि आप इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों जाते हैं ऊपर-ऊपर, क्योंकि लोग स्किप करते हैं, उनका कारण ही यही रहता है कि वो खाली म्यूचुअल फंड का नाम सुने और आगे बढ़ जाएँ। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप एक जेन्युइन इन्वेस्टर हैं, तो आपको सारी चीज़ें जाननी चाहिए।
क्योंकि भविष्य में जब आप एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट में डाउनफॉल आता है, मार्केट वोलेटाइल होती है और उसमें अगर आपका जो म्यूचुअल फंड है, आपने जिसमें इन्वेस्ट किया है और उसके विषय में आपको जानकारी होगी और बाय चांस आपका पोर्टफोलियो थोड़ा-सा रेड ज़ोन में जाता है और आपको उसके विषय में जानकारी होगी कि हमने किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट किया है, हमारा कहाँ पैसा कितना इन्वेस्ट हो रहा है, तो आप वहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस करेंगे कि हाँ भैया, हमने इतना तो डेट में मेरा जा रहा है, इतना हमारा इक्विटी में जा रहा है, इक्विटी में भी जा रहा है तो किस तरीके की कंपनीज़ में जा रहा है। वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो किसी भी फंड का नाम सुनते हैं, टिप लेते हैं और जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। जब डाउनफॉल होता है तब उनको वहाँ पे टेंशन होती है, हमने किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट किया है, अच्छा है भी कि नहीं है। इसी वजह से हम इस वीडियो को बनाते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं, एजुकेशन देते हैं, आप समझें और अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना एक्सपोज़र, हाईएस्ट एक्सपोज़र किस कंपनी में है, तो एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे 4.43% का हाईएस्ट एक्सपोज़र देखने को मिलता है। मतलब सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे जो है एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया गया है। रेशियोज़ की बात कर लेते हैं तो बीटा बीटा यहाँ पे 0.96 देखने को मिलता है और शार्प रेशियो 0.96 देखने को मिलता है। बीटा यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा वोलेटाइल देखने को मिलता है, शार्प रेशियो अच्छा है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी अच्छा देखने को मिलता है। बात कर ले ये कंपेयर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से, लेकिन अगर नॉर्मली हम बीटा को देखते हैं तो बीटा 1 से जितना कम होगा, उतना बीटा आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपैरेटिवली इसके कैटेगरी एवरेज से, तो कैटेगरी एवरेज का जो बीटा है वो इससे कम है। इस वजह से बीटा यहाँ पे हाई वोलेटाइल है। लेकिन यही अगर कैटेगरी एवरेज का बीटा इससे हाई होता, तो ये नॉर्मल होता। बट नॉर्मली अगर आपको किसी भी बीटा को यहाँ पे देखना है, तो वहाँ पे आप 1 से जितना भी कम नंबर है बीटा का, उतना ही आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। शार्प रेशियो में 1 नंबर से जितना ज़्यादा है, उतना आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। आई होप आपको ये दोनों रेशियोज़ समझ में आ गए होंगे। अब आप जब खुद से एनालिसिस करेंगे, तो सारी चीज़ों को ध्यान से करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला फंड। पहले फंड में सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। एडलवाइज़ यानी पहला फंड हमारे पास हो गया। दूसरा फंड है हमारे पास कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस स्कीम को 4 स्टार मिले हैं। एनएवी की बात कर लेते हैं तो 370.82 की इसकी एनएवी है, जो कि हमारी जो पहली फंड था उसमें एनएवी थोड़ी-सी कम थी। एनएवी जितनी कम होगी अभी, उतना अभी आपके लिए बेनिफिशियल है और जितना लॉन्ग टर्म में ये एनएवी बढ़ेगी, उतना तब आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आप अभी 370 में कोई भी चीज़ लेंगे और वही सेम चीज़ आपको ₹100 में मिल रही है, तो आपको ज़्यादा किसमें मिलेगी? ₹100 में, ना कि 370 में। तो यही चीज़ डिसाइड करती है एनएवी। ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ है, बेंचमार्क सेम इसका निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 है। रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 18.15% का रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड किया है लॉन्च होने के बाद। एक्सपेंस रेशियो 0.50 का है। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें कैटेगरी एवरेज से तो काफ़ी कम है। फंड साइज़ 25,034 करोड़ का देखने को मिलता है और अगर हम सीएजीआर की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 33.84, 3 साल में 18.81, 5 साल में 22.56 लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। एलोकेशन की बात कर लें, इक्विटी में 97.81, डेट में 0.34 और अदर्स में 1.85 का यहाँ पे मनी एलोकेटेड है। हाईएस्ट एक्सपोज़र एचडीएफसी में 5.55% का देखने को मिलता है। रेशियोज़ यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि बीटा 0.90 का है, शार्प रेशियो 1.11 का है, तो शार्प रेशियो और बीटा या ऑल रेशियोज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। पहले फंड से कंपेयर करेंगे तो इसके रेशियोज़ काफ़ी अच्छे हैं, तो ये फंड भी काफ़ी बढ़िया है, बेहतर है। तो ये थे हमारे आज के 2 फंड, जिसमें पहला था हमारे पास ईडलवाइज़ और दूसरा था हमारे पास कोटक अपॉर्च्युनिटीज़ फंड। ईडलवाइज़ लार्ज एंड मिड कैप फंड और कोटक अपॉर्च्युनिटीज़ फंड, ये 2 फंड थे। दोनों डायरेक्ट प्लान ग्रोथ हैं। दोनों में से जिस फंड में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दोनों ही बेस्ट फंड हैं। थोड़ा-सा अगर हम बात करें दोनों को कंपेयर करके, दोनों में अगर हम बात करें बेहतर कौन-सा ज़्यादा है तो कोटक है। बट एडलवाइज़ ये नहीं है कि एडलवाइज़ अच्छा नहीं है, एडलवाइज़ भी बेहतर फंड है। आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा रिटर्न दे रहा है, कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है, लो एक्सपेंस रेशियो है। अगर हम बात कर लेते हैं बीटा की, तो बीटा यहाँ पे कंपैरेटिवली कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़ा-सा हाई वोलेटाइल है, बट ओवरऑल देखें तो बीटा इतना ज़्यादा वोलेटाइल भी नहीं है। चॉइस आपकी है। वीडियो को आप दोबारा चेक करके देख सकते हैं, दोबारा चेक करिए, दोबारा अपने हिसाब से एनालाइज़ करिए। चॉइस आपकी है, दोनों में से जिसमें आप चाहें उसमें इन्वेस्ट करिए।
जानकारी मेरा देना आपको फ़र्ज़ है कि मैं आपको जानकारी दूँ, चीज़ें समझाऊँ, डिटेल में समझाऊँ, उसके बाद डिसीज़न आपका होता है। जानकारी पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी अच्छी लगी है या नहीं अच्छी लगी है, या कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छे फंड्स ढूँढ रहे हैं, उनके साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।